नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने सभी ने सी यू ई टी यू जी का फॉर्म कंप्लीट फिल कर दिया है। ठीक है। और उसमें कोई मिस्टेक वगैरह भी नहीं की है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का काम अब पूरा हो चुका है उसका। एग्ज़ाम जैसे पहले से प्रस्तावित था कि 15 मई से 31 मई के बीच में एग्ज़ाम होगा। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन भी इसी दौरान चलते रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एग्ज़ाम आप कुछ दिन आगे शिफ्ट हो जाए। मे बी जून में एग्ज़ाम आपका हो सकता है ये। और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि शिफ्ट ही होगा, एग्ज़ाम हो भी सकता है आपका। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बदलेगी या नहीं बदलेगी, आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करिए। देखिए, अभी काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है ये। हम लोग क्या है, मैथमेटिक्स का हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। जो 2022 में आया हुआ पेपर है आपका, एक सेट उसका थोड़ा सॉल्यूशन देंगे हम लोग, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। इसके बाद क्योंकि सारा पेपर एक पार्ट में कवर नहीं होगा, उसको धीरे धीरे से हम लोग स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ एक और अदर पार्ट्स में भी सोल्व करेंगे उसको। तो मैं पहले पेपर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। आपको जैसे पता है कि आपको टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और चूंकि मैथमेटिक्स के लिए आपने देखा था, ब्राउचर में पढ़ा भी होगा, आपको 60 मिनट्स की टाइमिंग होगी उसकी, यानी कि 60 मिनट, यानी कि पूरा 1 घंटा मिलेगा आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। और चांसेस ये हैं कि मोस्टली आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें पेपर में मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो देखना, अप्लाइड और मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम से ही आता है। वो 3 पोर्शन, 3 सेक्शन रहते हैं उसके। ये सेक्शन 1 आपका स्टार्टिंग वाला, ये वाला आपका सेक्शन नंबर 2, और ये वाला आपका सेक्शन नंबर 3। जैसे ही आप ऑनलाइन इस पेपर को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको सेक्शन 1 ही ओपन होगा कंप्यूटर पे। तो सेक्शन 1 में आपके 15 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। और सेक्शन 1 जो रहेगा ये कंपलसरी रहता है कि इसके सारे ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। इसके अंदर आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी क्वेश्चंस में। तो मतलब क्या करना है कि 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 15 के 15 इसमें करने रहेंगे आपको। तो 15 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। अब बाकी का जो सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 है, ये दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब सेक्शन नंबर 2 होता है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का, और सेक्शन नंबर 3 होता है आपका मैथमेटिक्स कोर का। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या, समझ लीजिए थोड़ा सा। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको मोस्टली वे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका जो आंसर है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जो डायरेक्टली न्यूमेरिकली आपका मोस्टली आंसर मिलेगा उसका। अप्लाइड मैथमेटिक्स दो ब्रांचेस होती है मैथ्स की अलग अलग, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, प्योर मैथमेटिक्स भी होता है आपका। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो आपको मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब जो मैथमेटिक्स की ब्रांचेज आती हैं उसमें, जैसे आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में मोस्टली तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। आपकी टॉपिक्स बता दे रहा हूँ मैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएगा। ये आपका मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस भी इसमें आपके आएंगे, मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के। और हाँ, न्यूमरिकली क्वेश्चंस, जो न्यूमरिकल टाइप्स के क्वेश्चन, न्यूमरिकल एनालिसिस होता है आपका एक मैथमेटिक्स की ब्रांच, वो क्वेश्चंस भी आपको इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में मिलेंगे। और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें। तो उसके बाद इसमें आपको सेकंड पार्ट में 35 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको 25 अटैम्प्ट करने हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि टोटल आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो 15 क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गए। बाकी के जो सेकंड सेक्शन है आपका 35, इसमें से 25 अटैम्प्ट करने हैं। अब देखिए आपको करना कौन सा सेक्शन है। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली जब आप सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स आपने लिया है, तो आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो आपने वहाँ पे पढ़े हुए नहीं होंगे, जो जनरल क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मैथमेटिक्स वाला जो कोर, जो सेक्शन नंबर 3 है, आप इसको अटैम्प्ट करें। क्योंकि इसका जो सिलेबस है, इसका थर्ड सेक्शन का वही सिलेबस है जो कि आपने सेकेंड ईयर में या 12th क्लास में पढ़ा है आपने अपना। ठीक। क्योंकि सेक्शन नंबर 2 ये अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला आपको पहले ओपन होगा, सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 आपका ओपन होगा, और उसके बाद आपका सेक्शन 3 ओपन होगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले सेक्शन 1 अटैम्प्ट करने के बाद सीधा सेक्शन नंबर 3 अटैम्प्ट करिएगा, सेक्शन नंबर 2 अटैम्प्ट मत करिएगा। क्योंकि सेक्शन नंबर 3 में ही आपके मोस्टली सिलेबस वाला क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम का भी सिलेबस था, उसी से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो वो ओबियसली बात है, इसमें भी 35 क्वेश्चन ही रहेंगे आपके, जिसमें से आपको 25 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सेक्शन 2 आप लोग, अब आपकी चॉइस है। देखिए क्वेश्चंस देख लेंगे आप लोग कि कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो यही सेक्शन नंबर 3 मैथमेटिक्स कोर ही यूज सोल्व करेंगे क्वेश्चन। 25 करने हैं, 15 कंपलसरी। तो ओवरऑल आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, और इसको करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा वहाँ पे। ठीक है, अभी ये बेसिक मैंने डिस्कस कर लिया एग्जाम का कैसे करना है आपको। अब देखिए हम लोग
कुछ डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करें 2022 का हम। तो स्टार्टिंग में पार्ट 1 में मैं जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं आपके 15 क्वेश्चंस, उसी को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। बाकी का जो मैथमेटिक्स कोर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में देख लेंगे टॉपिक वाइज। क्वेश्चंस देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बिल्कुल बेसिक बोर्ड वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, टफ भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा लेवल होता है क्वेश्चन का, एवरेज लेवल के थोड़ा सा ऊपर ही होते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट अपना सेक्शन अटैम्प्ट करते हैं। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, मैं आप ऊपर दिखा दे रहा हूँ आपको, मैथमेटिक्स / अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये पेपर है आपका। अलग अलग सेट बनते हैं, सेट नंबर 32 है, ये दिख रहा होगा आपको। 30 अगस्त को ये पेपर हुआ था और शिफ्ट आपकी सेकंड थी और लैंग्वेज इसकी हिंदी इंग्लिश है। तो जैसे आपने ब्राउज़र में भी पढ़ा था कि आपकी चॉइस के अनुसार आपको लैंग्वेज मिलेगी वहाँ पे। तो हिंदी वर्जन वाला जो पेपर था मुझे मिल नहीं पाया, इंग्लिश वर्जन ही मिला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैं इसको सोल्व करा दे रहा हूँ, हिंदी में सोल्व करा रहा हूँ इसको मैं। देखिए सेक्शन नंबर 1 खुला है, आप देख लीजिए, कंपलसरी सेक्शन है, और आइटम नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर खुला है। हर एक क्वेश्चन की अपनी एक आईडी होती है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस दे रखा है, आपको इनमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मैट्रिक्स पे डिपेंड है आपका। क्वेश्चन दे रखा है ए और बी दो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हैं, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और बी ये दोनों डिफाइंड हो रही हैं, तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा इससे। अब देखिए दो मैट्रिक्स अलग अलग सेपरेटली दे रखी हैं और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मतलब रो और कॉलम सेम, तो मान लो पहली का ऑर्डर ये है और दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आप ये मान लो। क्लियर ये बात, ठीक है। अब आपको पता है कि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हो इन जनरल भी, मान के चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ना गिवन होकर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं आपकी, मान लिया पहली का ऑर्डर आपको m क्रॉस n है, दूसरी का ऑर्डर k क्रॉस p है आपका। तो आपको पता है कि जब आप ए बी डिफाइन करते हो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वाली के कॉलम और सेकंड वाली की रो सेम होनी चाहिए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, और उसके बाद जो भी ए बी आता है उसका ऑर्डर m क्रॉस p हो जाता है। ये आपको पता होगा, बेसिक है ये तो। और चूंकि इसमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब चूंकि देख लीजिए यहाँ पे अगर ए बी डिफाइंड दे रखा है तो आपको ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए, तभी ए बी आपका डिफाइंड होगा। यानी कि m बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पे n, यानी कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें से ऑप्शंस देख लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये तो ऑप्शंस होगा भी नहीं, ये भी नहीं है। बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर्स, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि दोनों का ऑर्डर आपका अगर एम और एन सेम हो गए तो m बाई एम और m बाई एम ही हो जाएगा दोनों का ऑर्डर, क्योंकि m और n सेम हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह से दे रखा है इसमें, तो ये बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 बाई 2 की, इसमें a बराबर 2 - 3 3 और 5। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो सकते हैं। आपको इस मैट्रिक्स के अनुसार अंदाज़ा लगाना है कि स्टेटमेंट आपका कौन कौन से करेक्ट हैं। 3 और 5 स्टेटमेंट पड़ी है। पहला कह रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं आपके, तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, तो मतलब ए ऑप्शन से यहाँ करेक्ट है। सेकंड में कह रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको याद होगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होती थी जब उसका डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होगा, तो आपको उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट काउंट कर लेना है। जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा 5 × 2 × 5 10, माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता है 3 × 9, तो बेसिकली कितना आ गया आपका +19, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। थर्ड में क्या करा है कि ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको पता होगी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसी के बराबर मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, सममित बोलते हैं उसको हिंदी में, सममिताव्यु। तो ऐसी जैसी जब आप लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, मतलब परिवर्ताव्यु निकालेंगे, तो रोज को कॉलम बना देते हैं हम लोगों। ठीक है, कॉलम्स रो बन जाती है, तो जैसे फर्स्ट रो है 2 - 3, तो ये ट्रांसपोज में इसका कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है 3, 5, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब बताइए क्या ये ए के बराबर है, ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि -3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे तो +3 है आपका, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है आपका। डिटर्मिनेंट 19 आई गया, आपने देख लिया है ये, और ए नल मैट्रिक्स कह रहा है। नल मैट्रिक्स का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो होती है, वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो आपके पास ए बी और डी ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब इसमें देख लीजिए ए बी और डी ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कर रहा है, अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 विद ईच एंट्री 0 and 1।
मतलब ये कह रहा है कि आपके पास कितने ऐसी मैट्रिक्स मिलेंगी जिसमें 2x2 की एक ऑर्डर दे रखा है, 2x2 ऑर्डर, सारी एंट्री दे रखी है, या तो एंट्री 0 हो या एंट्री आपकी 1 हो, यानी कि 2 चॉइस दे रखी है हर एक एलिमेंट्स के लिए। तो अब आप देखिए 2x2 की मैट्रिक्स आपकी इसी तरीके की होती है, A B और C और D। तो ये 4 एंट्रीज हैं, चारों एंट्री को क्वेश्चन में कह रहा है कि या तो 0 हो या फिर एंट्री 1 ही होनी चाहिए, मतलब रिपीटेशन भी अलाउ है। अब देखिए इस केस में जब आप चॉइस ले जाती हैं, आपके पास अरेंज ही करना है यहाँ पे, तो हम लोग इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए कि इस तरीके से आपके पास, क्योंकि आपके पास 4 एंट्री हैं, तो 4 एंट्री में से चारों एंट्री हो गई है, तो हर एक एंट्री के लिए आपके पास चॉइस कितनी है, 2। तो इस एंट्री के लिए 2 चॉइस, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ हो रखा है। तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसका भी C करेक्ट हो गया आपका। और आप इसको बेसिक भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपकी n/n की है, अगर कोई भी A मैट्रिक्स आपकी, और इसके लिए चॉइस जो दे रखी है वो मान लिया P चॉइस दे रखी है, तो जो टोटल मैट्रिक्स बनेंगी, जनरल रिजल्ट बता दे रहा हूँ मैं आपको, टोटल मैट्रिक्स बनेगी वो P2 की पावर n² बनेगी। देख लेना यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे P बराबर तो 2 दे रखा है चॉइस, और n बराबर यहाँ पे भी 2 दे रखा है, तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया आपका 16। तो इस तरीके से आप जनरल रिजल्ट याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे रखा है, ये बेसिक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम मिनिमा का। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन में एक y की वैल्यू दे रखी है 1/x⁻⁴, यानी कि वेरिएबल्स फंक्शंस की वेरिएबल पावर गिवन है आपको, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि e⁻e इंटू में d²/dx² एट x इक्वल टू e पे पूछ रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना, वो सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, आपका डिफरेंशिएशन काउंट करना है, वो भी डबल डेरिवेटिव, और x इज इक्वल्स टू ई रिप्लेस करके, और e की e⁻e मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकाले। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन कुछ जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 10 से 15 सेकंड में आपको सोल्व हो जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो 1 से 1.5 मिनट आपका लेंगे। तो ओवरऑल एवरेज आपका 1 मिनट का ही आना चाहिए, तभी आप 1 घंटे में, और 1 मिनट से ओबियसली अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपके पास समय 60 मिनट्स का रहेगा। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस पेपर में, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि करना कौन सा क्वेश्चन है और छोड़ना कौन सा है, क्योंकि कंपलसरी वाले में आपके पास चॉइस नहीं है, लेकिन जो बाद वाला पोर्शन आएगा उसमें आपके पास चॉइस है, 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो समय वेस्ट नहीं करना है, वहाँ प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम में, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ का, हमने लॉग ले लिया है यहाँ पे, और हमने डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये आ गया, दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। उसके बाद सेकंड टाइम मांगा है इसने, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करके कुल मिला के d²/dx² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब चूंकि ये जो वैल्यू पूछी है इसने वो x इक्वल टू ई पॉइंट पूछी है, तो x इक्वल टू ई पॉइंट रिप्लेस कर दिया, d2/dx² इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आपके पास, ये वाली वैल्यू आ गई, माइनस का 1/e⁻e इंटू 1/e⁻4। अब आपसे इसकी मल्टीप्लाई में e की पावर e भी चाहिए, तो जैसे e की पावर e की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें e⁻e इंटू ये, तो आपको दिख रहा है ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/e⁻4 बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1/e बचेगा, और 4 - 1/e आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है आपका, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से इसका सोल्यूशन दे दिया है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे दे रखा है क्वेश्चन आपका, फंक्शन दे रखा है आपको, और आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाली चीज़ आपको पता होगी, x² - 2x दे रहा है आपको पता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मदद से हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन 2x - 2 आएगा। आपको पता, आपने थियरम पढ़ी होगी कि फंक्शंस इंक्रीजिंग होगा कब, जब f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब f' इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब आपको डिक्रीजिंग पूछा है, तो इसका मतलब ये आपको क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली पूछा है तो इक्वल टू का केस भी खत्म हो गया यहाँ पे। दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रिक्टली और एक होता है आपका जस्ट डिक्रीजिंग आपका, ठीक है। तो लेस देन 0 होना चाहिए। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे 2x - 2 कॉमन आ गया, x - 1 इज लेस देन 0, तो यानी कि x इज लेस देन आपका 1 होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि x इज लेस देन 1 का मतलब है -∞ से
प्लस 1 वाले पोर्शन में ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रहेगा। अब आप देख लीजिए इस हिसाब से इस पोर्शन में कौन सा इंटरवल गिवन में इंटरवल्स में से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1। अब जैसे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 है, ये आ रहा है टोटली इसी रेंज में, स्टार्टिंग वाला ये वाला, ठीक है। लेकिन हम अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे। इसमें -1 टू इन्फिनिटी दे रखा, आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव में केवल 1 तक जाना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये नहीं आएगा। इसमें दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से +1 आपका। देखिए ये पोर्शंस पूरा एग्जैक्टली यही है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन पे दे रखा है और इंडेफिनिट इंटीग्रल दे रखा है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल दे रखा है। ये शायद हो सकता है कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी हो ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है dx अपॉन x इंटू एक्स रेस टू पावर 5 + 3, ये है आपका। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस अगर आप अटैम्प्ट करने जाएंगे और आपने अगर ये पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो इसमें बहुत समय लगने वाला है इस क्वेश्चन में। इसकी ट्रिक सिंपल सी ये है, क्योंकि x की पावर 5 है और यहाँ पे x की पावर 1 है आपका। चूँकि आपको पता है कि जब हम प्रतिस्थापन विधि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो x की पावर 5 + 3 को अगर मान लीजिए सपोज करिए t मान लिया हमने, तो ऊपर x की पावर 4 चाहिएगा, क्योंकि इसका अवकलन x की पावर 4 के बराबर आएगा। तो ऊपर जब x की पावर 4 चाहिए आपको, तो नीचे x की पावर 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x की पावर 4 से अंश व हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, हर में गुणा करने पर। जैसे हम लोग उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर x की पावर 4 dx और नीचे x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा और इंटू में x की पावर 5 + 3 आ जाएगा। अब देखिए आसानी से बन गया ये। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाइए, x की पावर 5 + 3 को आप थोड़ी देर के लिए t मान लीजिए। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 5x की पावर 4 dx, 3 का 0 हो गया, इंटू dt आएगा। तो आपको चाहिए x की पावर 4 dx की वैल्यू, वो आ जाएगी dt अपॉन में 5। तो इसलिए ये आपका जो इंटीग्रल था ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रल 1/5 मैं बाहर लिख दूंगा, x की पावर 4 dx की जगह dt आ गया और नीचे x की पावर 5 है ना, x की पावर 5 की वैल्यू देखो यहाँ से t-3 आएगी और इसकी वैल्यू t आएगी, तो t इंटू t-3 आ गया आपका। अब सिंपली 1/5 इंटू में dt अपॉन t इंटू t-1 आ गया। सिंपली आप इसके आप चाहो तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न कर सकते हो उसका, सिंपली आंशिक भिन्न करने का तरीका। और अगर आंशिक भिन्न आपको डायरेक्टली नहीं आती है तो देख लो, आंशिक भिन्न में जब दोनों की कॉन्स्टेंट ये कोफिशिएंट सेम हो और पावर भी सेम हो तो बड़े वाले फैक्टर्स में से छोटा वाला फैक्टर घटा दिया जाता है, यानी कि 1/t-1 -1/t आ जाएगा यहाँ पे। और आप देख लो जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग इसको, तो ये t + 3, तो यहाँ पे आपको 3 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/3 डायरेक्ट है, आंशिक भिन्न करने का तरीका आप लोग देख लेना, इसको आंशिक भिन्न ही करना है बेसिकली। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर +3 आएगा, और तो आपको जब इंटीग्रेशन करना तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/15 तो यहाँ आ गया। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको दिख रहा है लॉग वाला मेथड लग जाएगा, 1/x का log x होता है, तो ये आ जाएगा आपका log ऑफ t-3 माइनस का आ जाएगा log ऑफ t, ठीक है, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट। तो 1/15 log माइनस का log है तो ऊपर नीचे आ जाएगा t-3। आप चाहो तो वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे t-3 की, क्योंकि x में वैल्यू है आपकी। t-3 की वैल्यू ऊपर दिख रहा होगा, x की पावर 5 आएगी, तो ये x की पावर 5 हो जाएगा और नीचे x की पावर 5 और प्लस में 3 हो जाएगा, ओबियसली मॉडुलस आएगा यहाँ पे और प्लस में c आएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा है, 1/15 log x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 + 3, ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे। ये क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो इस ट्रिक को थोड़ा सा याद रखना है आपको। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में ही था आपका, ये मे भी आपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, फिर से इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन दे रखा है आपको, और इस बार इंटीग्रेशन में दे रखा है x की पावर 3 अपॉन में x + 1 dx, और इसकी वैल्यू qx माइनस log ऑफ x + 1 + c के बराबर दे रखी है। तो आपको qx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुल मिला के आपको इसका इंटीग्रेशन दे रखा है, उसमें एक फंक्शन को मिसिंग कर दिया है इसने qx को, तो आपको qx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सिंपली दिख रहा है ऊपर है x की पावर 3 और नीचे है x + 1, तो केवल x की पावर 3 से हम x + 1 नहीं बना सकते, ना ही प्रतिस्थापन विधि काम आएगी यहाँ पे। हाँ, एक छोटी सी ट्रिक जरूर यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऊपर एक ऐड कर दें और एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऊपर x की 3 + 1 को एक साथ ले लेंगे, जिसका एक फैक्टर x + 1 आ जाएगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल x की पावर 3 + 1 अपॉन x + 1 अलग लिख दिया, इंटू में dx माइनस
ऊपर केवल -1 ही बचेगा, तो dx अपॉन में x+1 मैंने अलग लिख दिया यहाँ पे, ये इस तरीके से कर दिया। अब ऊपर x⁻³ + 1 को जैसे ही हम ओपन करेंगे a+a³ + b³ वाले मेथड से, तो ये ऊपर बन जाएगा x+1 और इंटू में x² +1 - x, और अपॉन में है आपका x+1 और इंटू में है dx, और माइनस आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया आपका log ऑफ x+1, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। और विस मॉडुलस लगाना चाहो मॉडुलस लगा लो, क्योंकि आपने देखा होगा जब log वाला इंटीग्रेशन होता है तो उसमें मॉडुलस ही लगा होता है, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही डिफाइंड होता है। अब देखिए इसमें इक्वल्स टू, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका समाकलन करिए, x² का समाकलन हो जाएगा x³ +1 का समाकलन x हो गया, -x का समाकलन x⁻²/2 हो गया, और माइनस में चल रहा है आपका log ऑफ mod ऑफ x+1 और प्लस में c। तो आपको दिख रहा होगा यही वैल्यू आ गई आपकी qx की। देख लो ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस बन रहा है आपका, x³ -x² + x में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बन रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, qx की वैल्यू ये रही, माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ x+1 ये रहा आपका, प्लस में c चल ही रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये देखिए अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस क्वेश्चन है ये आपका, जिसमें ब्रेकिंग पॉइंट गिवन होते हैं, लिमिट्स को ब्रेक किया जाता है आपका। आपने पढ़ा होगा ये वाला कि अगर a टू b फंक्शन आपका f(x) dx डिफाइंड है और बीच में कोई c पॉइंट अगर आप लोगे जो कि a और b के बीच में है, तो इस सिंपल इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रल में आप लोग ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। और ब्रेक कौन सा करना है, जहाँ पे आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा इस गिवन फंक्शन का, यानी कि सी पे इसको कोई ना कोई बीच में दिक्कत हो रही होगी आपको, तभी ये मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन है आपका, अंदर जो फंक्शन है f(x) जो दे रखा है वो दे रखा है mod ऑफ x-2 + mod ऑफ x। तो mod ऑफ x-2 को जब आप डिफाइंड करोगे तो आपको पता होगी mod ऑफ x की डेफिनेशन। चलिए सिंपली पहले mod ऑफ x को बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है mod ऑफ x का ब्रेकिंग पॉइंट 0 होता है। तो 0 से पॉजिटिव वाले पोर्शंस में ये एज इट इज़ वैल्यू है बाहर देता है, +x आता है, और 0 से छोटे वाले पोर्शन में ये नेगेटिव वैल्यू के साथ बाहर आता है। बिल्कुल सेम तरीके से x-2 डिफाइंड होगा। ब्रेकिंग पॉइंट देख लीजिए, अंदर वाला किस पॉइंट पे 0 होगा, x = 2 पे 0 होगा, तो यानी कि ये वाला x इज >= 2 के लिए तो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब है एज इट इज़ रहेगा x-2, और जैसे ही 2 से छोटी वैल्यू आएगी उस पोर्शन पे ये नेगेटिव हो जाएगा x मेरा, क्योंकि ये भी x का काम x-2 करेगा वो यहाँ पे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट अलग अलग फंक्शंस के कौन कौन से मिल रहे हैं। पहले वाले पोर्शन का ब्रेकिंग पॉइंट 2 मिल रहा है, इस वाले फंक्शन का mod ऑफ x का ब्रेकिंग पॉइंट 0 मिल रहा है, लेकिन लिमिट आपको दे रखी है -1 से लेके +1। तो इसका मतलब ये वाला mod ऑफ x-2 वाला जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है। तो यानी कि -1 से +1 वाले पूरे पोर्शन पे mod ऑफ x-2 सेम बिहेव रखेगा अपना, और आपको दिख भी रहा है -1 से +1 2 से छोटी वैल्यू है, तो इन पूरे पूरे पोर्शन पे ये नेगेटिव ही रहने वाला है। लेकिन mod ऑफ x आपका बिहेवियर चेंज करेगा 0 पे, तो मतलब 0 ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया है आपको यहाँ पे। तो इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को आप लोग ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन में। मतलब कहने का ये है, इसको आप लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल -1 to 0 और प्लस में इंटीग्रल 0 to लोगे +1। अब अंदर वाला फंक्शंस आपको mod ऑफ x-2 दिख रहा है, और mod ऑफ x-2 क्योंकि 2 से छोटे पॉइंट्स पे नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू आएगी -(x-2), मॉडुलस खत्म हो जाएगा। और mod ऑफ x भी आपने देख लिया 0 से छोटी वैल्यूज़ पे, क्योंकि -1 to 0 0 से छोटी वैल्यू रहेगी, नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इसकी वैल्यू -x आ जाएगी आपकी। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ और इंटू में dx प्लस में। अब 0 से 1 वाला पोर्शन देखिए, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू है। अब तो आपको दिख रहा होगा 0 से बड़ी वैल्यू है लेकिन 1 से छोटी है, तो यानी कि mod ऑफ x-2 तो वही बिहेवियर रखेगा -(x-2), लेकिन इस बार जब mod ऑफ x है वो 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो +x बन जाएगा, +x, और यहाँ पे dx। यही क्वेश्चन है, क्रक्स था, वो क्वेश्चन होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, -1 to 0 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -x + 2 बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 2x dx, प्लस में 0 to 1 -x + 2 बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो -x से ये +x आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल प्लस का 2 बचेगा और इंटू में dx बचेगा। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, 2 का इंटीग्रेशन देखो पता होगा आपको 2x, और -2x का इंटीग्रेशन आपका x²। लिमिट है आपकी -1 to 0, +2 तो कांस्टेंट है, अंदर x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और 0 to 1। इसको सोल्व करिए, पहले अपर लिमिट 0 डालेंगे, तो अपर लिमिट 0 डालने पे 0 - 0 दोनों ही 0 हो जाएंगे,
और माइनस जब लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो ये माइनस का 2 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस -1 का स्क्वायर होगा, और ये आपका इधर प्लस का 2 इंटू 1 माइनस 0 बनेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा आपका माइनस का 2, ये +1 बनेगा, और ये प्लस का 2 बनेगा। तो ओवरऑल वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन वैल्यू 7546 आ रही है। तो इसका मतलब छोटा स्लाइटली हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है, छोटा सा। हाँ देखिए, एक छोटी सी मिस्टेक हम कर चुके हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे। देखिए, जैसे ही हम अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो आपको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है। तो 2 इंटू लोअर लिमिट है आपकी -1, और ये माइनस माइनस प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में आपका 2 इंटू 1 माइनस 0 आएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 2 इंटू -1 -2 बन के, और ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ये प्लस का 1, और ये प्लस का 2। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5। तो देखिए, छोटी सी सिली मिस्टेक्स में भी एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, हो सकती है सिली मिस्टेक से कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन में। इसका आंसर नंबर 5 आ गया इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आ गया, सेकंड आ गया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, सिंपल क्वेश्चन है आपका, ऑर्डर और डिफरेंस उस पर पावर पे डिपेंड है आपका क्वेश्चन। ए और बी, ए दे रखा है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और बी दे रखा है उसको डिग्री। यानी कि ऑर्डर का मतलब होता है आपका कोटि, और डिग्री का मतलब होता है घात। इस अवकल समीकरण की ये रही। आपको 2a + 6b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि ऑर्डर और डिग्री जो जज होती है वो हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जज होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा देखिए सेकंड टाइम डेरिवेटिव है ये, y डबल डैश। डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है। तो इसमें ऑर्डर तो आपको दिख गया होगा कि 2 आ गया। उसके बाद रही बात डिग्री की, आपको पता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की घात देखनी होती है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये डबल डैश है, इसकी घात आपको दिख रहा है 1 है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। तो सिंपली आप वैल्यू निकाल दो इसकी। तो 2 इंटू 2 और प्लस में 6 इंटू 1, तो ये 4 + 6 कितना आ गया आपके पास 10 आंसर आ गया। देखिए, अब ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, तो इसलिए जिसमें ज़्यादा समय लगा है ये क्वेश्चन बैलेंस कर देगा उसके समय को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको। नेक्स्ट में दे रखा है आपका अवकल समीकरण का क्वेश्चन दे रखा है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, ये x dy माइनस का y dx। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये रिप्रेजेंट करती है किस फैमिली को। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद देख लेते हैं कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करेगी ये। कह रहा है कि सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास होगा, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो इस पॉइंट से पास होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। सबकी अभी तक इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। आपको पता है कि ये सिंपली x dy और y dx है। तो x dy = y dx हो गया आपके पास यहाँ पे। अब क्या हुआ इसमें, आपको पता है कि वेरिएबल सेपरेबल से काम चल जाएगा। तो डी वाई के साथ y वाला फंक्शन लाए और डी एक्स के साथ x वाला फंक्शन ले गए, ठीक है। दोनों तरफ का अवकलन कर दिया, समाकलन कर दिया। अब तो 1/y dy का हो गया, आपको पता होगा log y, और इसका हो गया log ऑफ x। आपको पता है जब दोनों फंक्शन log के हैं तो जब आप और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ोगे तो वो भी log के रूप में ही जोड़ दोगे। तो ये आपका बन गया log y = ये दोनों प्लस के log है तो log cx बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों की तरफ की तुलना कर दो, एंटी लॉग ले दो, y बराबर कितना आ गया cx। आपको कुछ आइडिया लग रहा है इसमें, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है ना, y बराबर mx टाइप का, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा सा ये भी लेंथी क्वेश्चन, एक्चुअल में लेंथी नहीं है ये, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए, काफ़ी बड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको यहाँ पे। y e⁻x/y dx = x e⁻x/y + y² dy, और y की वैल्यू 0 पे 1 दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू e पे निकालनी है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको, माइंड लगा के। अगर आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं तो इस तरीके का 1-2 क्वेश्चंस आपको है वहाँ पे, लेकिन वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बड़ा मेजर डिफरेंस है आपका। वहाँ जो क्वेश्चन दे रखे थे, अगर आपको याद हो तो वो होमोजीनियस टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है आपकी। ये बात आप माइंड में बैठा लो, नॉट होमोजीनियस। अब आप कहेंगे क्यों होमोजीनियस नहीं, यानी कि समघात नहीं है ये। अब क्यों समघात नहीं है ये समीकरण, इसलिए नहीं है क्योंकि ठीक है, इस टर्म्स की डिग्री आपकी 1 है, इस टर्म्स की भी डिग्री आपकी 1 है, लेकिन इस टर्म्स की डिग्री कितनी है आपकी 2 बन गई ना, तो इसलिए समघात नहीं है। तो इसको समघात वाले तरीके से हम सोल्व नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्लासीफाई करेंगे, मतलब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, और देखिए सिंपल फॉर्म बन जाएगी। मैंने क्या किया है, सबसे पहले अरेंज करने के लिए इसको e⁻x/y × dx/dy, dy को मैं इसके बटे में लेके आ गया हूँ।
इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज़ बचा हुआ है। अब एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स ई की रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई को लेफ्ट में लेके आया मैं यहाँ पे इस तरीके से, और ई की पावर एक्स अपॉन वाई दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका वाई, सॉरी यहाँ पे वाई भी है, वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस ये वाला एक्स बचेगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर पहले से ही चल रहा है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके, इस एलसीएम लूँगा तो एक्स के साथ डी वाई चला जाएगा, और डी वाई अपॉन वाला जो डी वाई है उसको मैं इक्वल भेज दूंगा और वाई स्क्वायर को अपॉन में लेकर जाऊँगा। तो कुल मिला के देखिए ये कंडीशन बन गई आपके पास, ई की पावर एक्स अपन वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपन में वाई स्क्वायर और इक्वल टू डी वाई। आपको थोड़ा सा याद होगा कि जब हम लोग डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन यही करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपको ये बनता दिख रहा है डी अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन वाई, जहाँ पे एक्स आपका अंश है और वाई आपका हर है, क्योंकि जब आप एक्स का अवकलन करोगे तो डी एक्स बनेगा, वाई का करेंगे तो डी वाई बनेगा, वही आपकी ऊपर कंडीशन आ रही है। और इंटू में उसके ई की पावर एक्स अपॉन वाई जुड़ा हुआ है। तो ये भी पता है आपको कि ई की पावर एक्स अपॉन वाई का जब आप अवकलन करेंगे तो वो ई की पावर एक्स अपॉन वाई ही रहेगा, और इंटू में एक्स अपॉन वाई का अवकलन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको ओवरऑल हम डी यानी कि अवकलन ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं। अब एक्स के या वाई के रेस्पेक्ट में ये कोई लिखना जरूरी नहीं है आपका, ठीक। सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट में केवल डी वाई है, तो इसको आप अवकलन कर दिया, हमने दोनों पक्षों को समाकलन कर दिया, समाकलन करेंगे तो अवकलन हट जाएगा, तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई और प्लस में सी आएगा। अब जो वैल्यू आपसे पूछी है एक्स इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू 1 गिवन है, तो इसको रिप्लेस करके हमने सी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से 0 आ गई, ठीक है। जैसे सी की वैल्यू 0 आ गई तो मेरे पास इक्वेशन जो आई वो ये आ गई, y इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई। चूँकि वैल्यू आपको x की निकालनी है ई पॉइंट पे, ई पॉइंट मतलब y बराबर ई पे, यहाँ पे x आपको बताना है जब y की वैल्यू ई हो, तो यानी कि x की वैल्यू y के रूप में निकालनी है। तो मैंने यहीं पे y को e रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, और x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये e बच गया इधर, और ये e की पावर x की वैल्यू आपको निकालनी है, बटे में e आ गया, दोनों तरफ का लोग लेके कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई, e के बराबर आ गई। इसको आप लोग देख सकते हैं थोड़ा पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। 12 क्वेश्चन दे रखा है, फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए ब्रेकिंग पॉइंट वाला ही, इस बार मॉडुलस एक्स फंक्शन ही है, फिर से -1 to +1 लिमिट है, आपको पता है 0 पे ब्रेक होगा, तो उसको 2 पोर्शन में ब्रेक कर देंगे, -1 to 0 और फिर 0 to +1, और जो -1 to 0 रहेगा ये वाला पोर्शन, इसमें पता है मोड ऑफ एक्स नेगेटिव रहेगा, और ये वाला पोर्शन में मोड ऑफ एक्स पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको सोल्व करने में। 13 में देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है आपको, 13 में दे रखा है आपको दो इवेंट्स ए और बी दे रखे हैं जिनके लिए यूनियन दे रखा है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी 7/12, ए की प्रोबेबिलिटी 5/12 और बी की प्रोबेबिलिटी 3/12, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछिए, आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ये बेसिक में ही क्वेश्चन था ये, तो अगर नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए ये पढ़ा होगा आपने, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑब्वियसली जब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको लेफ्ट में लेके गए, इसको यहाँ पे राइट में लेके आ गए, तो ये नेगेटिव ही बन जाएगा आपको कुल मिला के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, पी ए की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है 5/12, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ये 3/12 और ये माइनस का 7/12 आपको दिख रहा है, 5 3 8/12 माइनस 7/12 मतलब 1/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके 14 देखिए भाई, 14 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे है आपका, रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन दे रखा है आपका, रैंडम वेरिएबल, यूपी बोर्ड में तो एक्चुअल में ये सिलेबस से ही हट गया था ये वाला पार्ट रैंडम वेरिएबल वाला। तो ये वेरिएबल टेबल दे रखी है आपको, यहाँ पे एक्स की पॉइंट्स हैं और यहाँ पे उनके हर एक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आउटपुट्स की। तो 0 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 2k है। अब इसमें k क्या है ये एक्चुअल में मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन में आपसे वेरिएंस पूछा है इसका, तो ये बता दे रहा हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस तरीके का है तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इसमें आगे भी पूछा गया है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में। एक होता है उसका माध्य निकालना, दूसरा होता है उसका वेरिएंस निकालना, तो प्रसरण निकालना। माध्य का जो सूत्र बनता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सूत्र बनता है उसका समेशन ऑफ एक्स आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, मतलब हर एक आउटपुट की उसकी प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दो तो ये माध्य बन जाएगा आपका। वेरिएंस जो निकालेंगे हम लोग, वेरिएंस निकालने के लिए
हम हर एक एंट्री में से पहले माध्य घटाएंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो वेरिएंस आएगा। इस क्वेश्चन में जब हम ये लोग ये काम करेंगे तो के रूप में वैल्यूज आएगी, लेकिन एक्चुअल में आंसर में कोई के रूप में दे नहीं रखा है, तो मे भी थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है इसमें पेपर में। चलिए 15 देखते हैं। 15 आपका एलपीपी का क्वेश्चन है, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दे रखा है, पहली कंस्टेंट ये है, दूसरी कंस्टेंट ये है, तीसरी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दे रखा है। तो देखिए समय बचाने के लिए मैंने आपको पुट अप कर दिया है, तो बेसिक एनसीईआरटी से ही बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये रहा। और ये आपके इनइक्वालिटी है, पहले ये इसकी इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इनइक्वालिटी थी तो इसकी इक्वेशन ये बन गई आपकी। दोनों को सोल्व किया हम लोगों ने, ये वाला रीजन बन गया आपका फिजिबल रीजन, जिसमें पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट बी और पॉइंट ओ आ रहे थे आपके यहाँ पे। इन चारों इसमें पॉइंट ई आपका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो दोनों को इक्वेशन सोल्व करके ई पॉइंट निकाल लिया मैंने। 2,8 आ गया है, सॉल्यूशन दे रखा है मैंने इसमें। हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल ली है। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है डी पॉइंट पे आ रही है, और वो वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट कंपलसरी वाला पोर्शन था, आपको दिख रहा होगा कि अब सेकंड में ना अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ गया है आपका, जिसको हम लोग अटेम्प्ट नहीं करें, हम लोग मैथमेटिक्स कोर वाला यूज़ करेंगे, वो सेकंड पार्ट में हम लोग वीडियो उसको जारी करेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है आपको। तो अगले अब नेक्स्ट वीडियो आपको सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।